नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करें। सभी अच्छे होंगे और आपकी भर्ती में आप सभी को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है तो रिवाइज्ड आंसर की का। उसके बाद फिर डीबी के लिए रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि एक बार डीबी के लिए रिजल्ट आने के बाद फिर डीबी कराने में या डीबी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोई भी भर्ती हो, विशेष करके जो भर्तियाँ पेट से हो रही हैं। अभी आज की डेट में छुट्टी थी, अभी आज तक। कल से आयोग खुलेगा तो फिर जो कुछ भी जानकारी मिलेगी कल आफ्टरनून तक ही आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि कल ट्विटर कैंपेन किया गया था, जिसमें आप सभी की तरफ से तो बहुत सपोर्ट मिला। हाँ, कुछ लोग नहीं कर पाए तो उसके पीछे कुछ रीज़न था, अकाउंट नहीं था या फिर आप चलाना नहीं जानते थे या फिर हो सकता है टाइम का अभाव रहा हो किसी भी कारण से, तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन बाकी जो लोग लगातार आप देखेंगे कई सारे लोगों ने इस मुहिम में साथ देने के लिए कहा था, अपडेट भी देते रहते हैं, कोई भी चीज़ें या कोई भी जानकारी हो या ना हो। लेकिन आप देखेंगे कि कोई ना कोई चीज़ें अनुमान से बता दी जाती हैं, चाहे कट ऑफ हो या फिर रिजल्ट को लेकर के। जबकि जहाँ पर कोशिश करने की बात आती है वहाँ पर एक ट्वीट तक किसी की तरफ से नहीं आया। खैर कोई नहीं, हम लोग जैसे पहले कोशिश कर रहे थे आगे भी कोशिश करेंगे और आपकी भर्ती हर हाल में लोकसभा चुनाव से पहले पहले पूरी करानी है हम सभी को। बहुत तरह की बातें आप सभी को सुनने को मिलेंगी कि आपकी भर्ती में अभी डिले होगा या फिर आपकी भर्ती पूरी नहीं होगी। अभी कई सारे रिजल्ट आने हैं, लेकिन उनमें 2-3 रिजल्ट ऐसे हैं जिनको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेखपाल की डीबी समाप्त होते ही आयोग कई रिजल्ट दिसंबर में ही देने की तैयारी में है, जिसमें एक रिजल्ट आपका भी है। बाकी के रिजल्ट जनवरी में या फिर आगे देखने को मिलेंगे। और जो रिजल्ट दिसंबर के महीने में आने वाला है उसमें मैं बहुत पहले से आप सभी से कह रहा हूँ कि एक रिजल्ट है जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी। दूसरा रिजल्ट आपका है वीडियो का रिजल्ट, इसी महीने आने वाला था, नहीं आ सका है, तो वीडियो का रिजल्ट भी दिसंबर में आयोग दे सकते हैं या हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें डिले हो। तो बाकी भर्ती के भी अभ्यर्थी अपने स्तर से कोशिश करेंगे वो लोग। लेकिन यहाँ पर जब बात हम लोग कर रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए, तो हम लोगों का पूरा फोकस सिर्फ इस भर्ती पर होना चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हमसे कहते भी हैं कि आप केवल एक ही भर्ती पर फोकस करते हैं। बीच में जब लेखपाल भर्ती की बात होती थी आपकी भर्ती से पहले, तो हमारा पूरा फोकस था लेखपाल भर्ती को लेकर के। फिलहाल में उन लोगों की प्रोसेस चल रही है, उनका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा अगर कोई कोर्ट केस का मैटर नहीं होता है तो। इसी तरह से अब यहाँ पर पूरा फोकस आपकी भर्ती पर है और ये आपकी भर्ती मार्च तक हम सभी को हर हाल में पूरी करवा लेनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आगे फिर क्या होगा किसी को नहीं पता है लोकसभा चुनाव के बाद। बाकी संशोधित आंसर की इसी वीक में आने के 100% चांस है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि आ जाएगा, क्योंकि मैं अनुमान से नहीं बताऊँगा चीज़ें। हाँ, कल जैसे ही जानकारी मिलेगी, जो कुछ भी पता चलेगा हम आप सभी को बता देंगे तुरंत। इसी तरह से आपका डीबी का रिजल्ट, मैं बिल्कुल वही बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, आपके एग्ज़ाम होने के कुछ दिन बाद से, कि आपका डीबी का रिजल्ट दिसंबर में ही आप सभी को देखने को मिलना है। अब आगे देखिए, हमारी ये रिक्वेस्ट है विशेष करके जो लखनऊ के आप लोग कैंडिडेट होंगे या फिर लखनऊ के आसपास के ज़िले के 10-20 लोग ही क्यों ना हो, लेकिन हमें बीच बीच में जा कर के सचिव सर से मिलते रहना है। विशेष करके मंडे का दिन हो, ट्यूसडे का दिन हो, आयोग खुला हो, वर्किंग डे हो, और सुबह थोड़ा सा जल्दी अगर पहुंच जाते हैं 9:30-10 बजे तक, जैसे ही सचिव सर आते हैं उसी टाइम पर 5 मिनट 10 मिनट का समय अगर वो दे पाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पर वो बात कर लेते हैं। एक बार सचिव सर जब बैठ जाएंगे तो उसके बाद फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उनसे मुलाकात हो पाई कि नहीं हो पाई। तो जब भी जाना होगा मैं आप सभी को बता दूंगा। तो उसी दिन 10, 15, 20 लोग भी अगर आप चले जाते हैं तो इससे ये होता है ना कि हम लोग अपनी भर्ती को लेकर के परेशान हैं, सचिव सर को भी पता चलेगा। हालांकि हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया है, सभी तक बातें पहुंच जाती हैं, आयोग में भी, शासन स्तर पर भी। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर और बताने वाले हैं ओवरलैपिंग को लेकर के। देखिए, कोई भी भर्ती हो या कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, थोड़े बहुत कुछ उनके जो प्रोसेस होता है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की नियमावली होती है विशेष करके रिजर्वेशन में, या फिर जो गजट होता है जैसे ईडब्ल्यूएस का हो गया, वो सेम रूल हर जगह सभी भर्ती बोर्ड को फॉलो करना होता है। सेम चीज़ें आपके यूपी ट्रिपल एससी आयोग में भी हैं। ओवरलैपिंग जब भी होती है ऊर्ध्वाधर आरक्षण में होता है। ऊर्ध्वाधर में मतलब हो गया कि जनरल में या अनारक्षित कह लीजिए आप, यूआर की सीटें होती हैं, जनरल की कोई सीट नहीं होती है। तो यूआर में ओबीसी के, एससी के, एसटी के और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो मेरिट में आएंगे ओवरलैप करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि सीटें भी या फिर मेरिट भी इसी तरह से बनती है। उसके बाद फिर अपने अपने कैटेगरी में आपको देखा जाता है कितने अभ्यर्थी हैं और उसी तरह से फिर मेरिट वहाँ पर डाउन होती है। जो क्षैतिज आरक्षण होता है, क्षैतिज आरक्षण बिल्कुल डायरेक्ट आरक्षण नहीं होता है। इसमें ऐसे देखा जाता है कि
मान लीजिए सपोज दैट आप पीएच कैटेगरी में हैं और पीएच में भी कई सब टाइप होते हैं। इसी तरह से फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है। अगर आपकी भर्ती में मेल कैंडिडेट भी होते तो फीमेल भी क्षैतिज आरक्षण में आते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी अभ्यर्थी महिला हैं तो यहाँ पर आपको महिला होने के नाते क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ऊर्ध्वाधर आरक्षण ही मिलता है, ओवरलैपिंग भी होती है। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण में अगर अभ्यर्थी कम होते हैं सीटों के मुकाबले 100% आपकी मेरिट डाउन होती है। जहां पर मेरिट कम होगी, कट ऑफ कम होगी, आपको वहां पे सिलेक्शन मिल जाता है। अगर मेरिट ज़्यादा होती है तो उस स्थिति में देखा जाता है कि आपकी जो ऊर्ध्वाधर श्रेणी की कैटेगरी है, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, आप उस मेरिट में आते हैं क्या। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी अपने उस मेरिट में भी नहीं आ पाते हैं तो फिर देखा जाता है कि उनके क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत क्या हो जो मेरिट होती है। कभी कभी आप देखेंगे क्षैतिज आरक्षण में कुछ श्रेणी में अभ्यर्थी बहुत कम होते हैं सीटों के मुकाबले, तो वहाँ पर मेरिट बहुत कम चली जाती है। तो अगर आप वहाँ पर मेरिट में आ जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर सिलेक्शन मिल जाता है। तो इस तरह से होता है। और जब क्षैतिज आरक्षण में अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको आपके ऊर्ध्वाधर श्रेणी में समाहित मान लिया जाता है। आप कई बार देखेंगे रिजल्ट आता है, उसमें ये चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं। क्षैतिज आरक्षण में अगर अभ्यर्थी ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको आपके ऊर्ध्वाधर श्रेणी में आपको सीटें मिल जाती हैं अगर आप मेरिट में आते हैं तो। मान लीजिए आप पीएच में हैं, यहाँ पर ऑलरेडी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है सपोज दैट, और आप अपने एससी कैटेगरी की मेरिट में आ जाते हैं तो आपको सिलेक्शन किस कैटेगरी में मिलेगा। बिल्कुल क्लियर सी बात है, आप समझ जाएंगे कि आपको एससी कैटेगरी में आपको सीटें मिल जाएंगी। फिर आप कहेंगे कि हम तो पीएच में भी थे तो हमारी सीटें कहाँ गई। तो वहाँ पर आपको आपके ऊर्ध्वाधर श्रेणी में समाहित मान लिया जाता है कि आप पीएच भी हैं और आप एससी भी हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट लगे आप पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आरक्षण पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। हालांकि मैंने पहले विस्तार से पूरी एनालिसिस आपको बताई थी कि कैसे ये आरक्षण को दिया जाता है और किस तरह से ये मेरिट बनती है। अब देखिए डीबी के लिए क्या होता है, आयोग की पूरी कोशिश होती है कि डीबी में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर लें और किसी भी ऐसी कोई कैटेगरी ना हो जहाँ पर अभ्यर्थी कम न रह जाएँ। जैसे लेखपाल भर्ती में देखेंगे फीमेल कम रह गई, डीबी स्किप ज़्यादा हो गया, दोबारा से अतिरिक्त मेरिट लिस्ट फीमेल की और कुछ कैटेगरी की डेफअप जैसे हो गया तो वहाँ पे जारी करनी पड़ी। अब उनकी दोबारा से डीबी की डेट आई है। हालांकि वहाँ पर कोर्ट केस की वजह से जो भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया, अभी कुछ अभ्यर्थियों की लिस्ट और आएगी, उनकी भी डीबी कराई जाएगी। तो यही चीज़ें आपकी भर्ती में होंगी। अगर किसी कैटेगरी में ये लगता है कि यहाँ पर अभ्यर्थी कम न हो जाए तो वहाँ पर क्या किया जाता है, किसी भी एक कैटेगरी को आधार मानते हुए बाकी अदर कैटेगरी में अधिक से अधिक अभ्यर्थी बुलाने की कोशिश होती है। और दूसरी कोशिश ये भी होती है कि मेरिट कम से कम रहे ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी 40 नंबर पर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं डीबी में। मैं देखिए यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, आप इसको कट ऑफ मत समझिएगा। डीबी के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की जो कट ऑफ है 40 पे जा रही है और सपोज दैट आयोग का ये मन होता है कि हम 40 पर ही जनरल को, ओबीसी को, सभी को बुला लें। हो सकता है उस स्थिति में 15,000 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएँ। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट्स या जो एलिजिबल नहीं होंगे, गलती से या फिर उनकी जानकारी में ना हो, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया हो, तो डीबी के लिए वो लोग भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो आयोग को कैसे पता चलेगा, कोई पहले से तो उनको बाहर करेंगे नहीं। डीबी में उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, उसके बाद उनको बताया जाएगा कि हाँ आप एलिजिबल नहीं थे, आपने ऐसे गलती से फॉर्म भर दिया था, या जो भी चीज़ें होंगी। जैसे कोई अगर सिर्फ बीएड है या हम सिर्फ बीटीसी हैं, हमारे पास ग्रेजुएशन नहीं है, क्योंकि बीटीसी ये सभी जो डिप्लोमा कोर्स होता है इनको स्नातक में नहीं माना जाता है। इसी तरह से हो सकता है कि हमारे स्नातक में कोई विषय ही ना हो जो विषय मांगा गया है, तो उस स्थिति में उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी। लेकिन ये सब चीज़ें डीबी में ही क्लियर होंगी, तो यहाँ पर किसी एलिजिबल अभ्यर्थी का नुकसान ना हो, अधिक से अधिक अभ्यर्थी इसीलिए डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है सुनते हैं चीज़ों को, कॉपी भी करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते सही जानकारी आप दीजिए और जब भी हमारी कोई मुहिम होती है तो आप लोग भी साथ दीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है और इसी कट ऑफ को आधार मानते हुए ओबीसी जनरल को भी कॉल कर लेते हैं, एससी को भी इसी कट ऑफ पर उनको भी बुला लेते हैं। तो इससे ये होता है कि उन कैटेगरी में ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं डीबी के लिए। और ईडब्ल्यूएस में लगभग जितने अभ्यर्थी होते हैं सीटों के मुकाबले अधिक से अधिक अभ्यर्थी ऑलरेडी उनको पहले से डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और कुछ कैटेगरी ऐसे होती है जहाँ पर अभ्यर्थी कम होते हैं या फिर कम मेरिट वाले अभ्यर्थी होते हैं, सीटों के मुकाबले अभ्यर्थी ज़्यादा रहेंगे लेकिन फिर भी उनकी मेरिट कम रहती है। जैसे एसटी की कैटेगरी है तो वहाँ पर उनकी डीबी की कट ऑफ कम जाएगी। हो सकता है कि आयोग ओबीसी कैटेगरी को आधार मान लें,
कुछ भी हो सकता है आयोग जनरल कैटेगरी को ही आधार मान ले, हो सकता है ओबीसी में ज़्यादा अभ्यर्थी अधिक मेरिट वाले हों तो उनका नुकसान ना हो, तो किसी ऐसे कैटेगरी को आधार मान करके अधिक से अधिक अभ्यर्थी संबंधित उन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश होती है। इसलिए डीबी के लिए अगर कोई भी आपको कट ऑफ बताता है तो ये चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ें पूरी तरह से आयोग के ऊपर डिपेंड करेंगी, वो किस प्रकार से शॉर्टलिस्ट करते हैं, किस कैटेगरी को आधार मानते हैं। बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, अधिक हमने 10,000 कहा है, 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ही डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। हो सकता है 14-15,000 अभ्यर्थी डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाए। लेखपाल भर्ती में 8,000 के मुकाबले 8,085 के मुकाबले 27,000 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए थे। एक लिस्ट आ चुकी है, दूसरी लिस्ट भी आने वाली है। हालांकि दूसरी लिस्ट कोर्ट के ऑर्डर की वजह से आएगी, लेकिन जो एक लिस्ट आ चुकी है, अब आप समझ सकते हैं कि इतने अभ्यर्थी बुलाने के बाद भी दोबारा से लिस्ट जारी करनी पड़ी है। इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपकी भर्ती में 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब चाहे वो संख्या 13,000 हो, 12,000 हो, 12,500 हो, 14,000 हो, 13,500 हो, ये कह नहीं सकते अभी, लेकिन अधिक से अधिक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे डीबी के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग डीबी स्किप करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे, तो किसी एलिजिबल अभ्यर्थी का नुकसान ना हो तो थोड़ी मेरिट डाउन करके अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। हालांकि फाइनल मेरिट में तो सीटों के सापेक्ष उतने ही अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे, लेकिन फिर भी डीबी के लिए ये कोशिश होती है कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो जाएं, क्योंकि आयोग को भी नहीं पता है कि कुल कितने अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे डीबी के लिए। कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करवाया नहीं जाता है, सिंपली उसमें पूछा जाता है कि आप स्नातक हैं कि नहीं है, उसमें डिटेल भी मांगी जाती है, लेकिन आयोग उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। पहले डीबी के समय ही वेरीफाई किया जाता है। इसीलिए डीबी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, मेरे हिसाब से कट ऑफ बहुत कम रहेगी। जितना आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे उससे भी कट ऑफ कम जाएगी डीबी के लिए। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछते रहिएगा। मैं भले कमेंट का रिप्लाई ना कर पाता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश हमारी होती है कि उन चीज़ों को अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल करें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग समय निकाल करके थोड़ा सा वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लिया करें, लेकिन वीडियो आप सभी पूरा ज़रूर सुना करें। और कल जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी हम आप सभी को आफ्टरनून तक ही लंच टाइम पे ही आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। जो भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट हम दे देंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप सभी को सही अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।